अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान्स क्लाइमेट चैलेंज के बारे में। फर्स्ट ऑफ़ ऑल कि रिसेंटली पाकिस्तान एक्सपीरियंस्ड फ्लैश फ्लड्स, हैवी फ्लड्स, जिनको ऑब्वियसली लिंक किया गया विद द क्लाइमेट चेंज। इन रिसेंट फ्लड्स में पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जैसा कि हमने काफ़ी सारी लाइव्स लॉस देखा। इसके अलावा हमने काफ़ी बड़े पैमाने पर डिस्ट्रक्शन देखी, तबाही देखी। लाइक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हुआ, हमारा एग्रीकल्चरल लैंड डिस्ट्रॉय हुई, हमारे जो ऑलरेडी खड़े हुए क्रॉप्स थे वो तबाह हो गए। और फ्लड्स के बाद जो हमारे लोगों में, जो हमारे अफेक्टीज़ थे, उनमें जो वाटर बॉर्न डिजीज़ तेज़ी से बढ़े, उसकी वजह से हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा ओवरवेल्म हुई। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि वी हैव एक्सपीरियंस्ड सच अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज इवेंट। अब यहाँ पर बहुत आसानी से इस तमाम मामले को क्लाइमेट चेंज पर डाल दिया जाता है, बट द ओनर्स ऑफ दिस डिस्ट्रक्शन ऑल्सो फॉल्स ऑन आवर गवर्नमेंट। जैसा कि हम ये बात अच्छे से जानते हैं और हमें ये बात रिकॉग्नाइज़ भी करनी चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट की गवर्नेंस पुअर है एंड दे एक्चुअली फेल्ड टू टैकल एनी क्लाइमेट रिलेटेड इवेंट। इन रीसेंट फ्लड्स से हमारी जो पुअर गवर्नेंस है वो मज़ीद एक्सपोज हुई। हमें ये बात मालूम हुई कि जो हमारे पास डैम्स, एक तो उनकी कमी है, लेकिन जो डैम्स ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं, दोज आर नॉट good quality and therefore not sustainable. So basically we do not have the resilient infrastructure. इसके अलावा हम अपने लोगों को टाइमली वार्न करके उन्हें बचा नहीं पाए। एज अ रिज़ल्ट हमने हैवी लॉस ऑफ लाइफ देखा। बेसिकली द आइडिया इज़ कि इस डिस्ट्रक्शन की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी हम क्लाइमेट चेंज पे नहीं डाल सकते, बिकॉज़ वी ऑलरेडी नो दैट 2010 में जो फ्लैश फ्लड्स आए थे, उससे भी हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, ठीक है। और उनको उस नुकसान को हम एज एन आई ओपनर ले सकते थे, बट वी डिड नॉट। हमारी गवर्नमेंट्स की पुअर गवर्नेंस और इनसेंसिटिविटी जो है वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस डेवस्टेशन एंड डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द रीसेंट फ्लड्स। जब तक हम अपनी मिस्टेक्स को एडमिट नहीं करेंगे, तब तक वी कैन नॉट ब्रिंग अबाउट एनी इम्प्रूवमेंट। ऑलराइट, सबसे पहले तो ये बात हमें माननी होगी कि हमारी अपनी कोताहियाँ भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं इस तमाम तबाही के लिए और लोगों की जाने जाने के लिए। द थिंग इज़ कि हम इन रिसेंट फ्लड्स को क्लाइमेट चेंज पर इसलिए डालते हैं क्योंकि अब आप ये बात जानते हैं कि इस साल हमारे जो मंथ्स थे, मार्च, अप्रैल, मई, इन तीनों मंथ्स में शदीद गर्मी पड़ी थी। द टेम्परेचर्स वर एक्सट्रीमली हाई। एज अ रिज़ल्ट प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा हुई, क्लाउड फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हुई। एंड फिर जब हमारा मानसून सीज़न आया, तो एक तो वो वक्त से पहले ही स्टार्ट हो चुका था, एंड इस मानसून के दौरान क्योंकि क्लाउड्स फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा थी, एज अ रिज़ल्ट हमने हैवी रेनफॉल विटनेस किया। बेसिकली द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग दिस मानसून सीजन exposed our government's policies and obviously their sensitivity towards the climate change issue. अब यहाँ पर कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से यूनाइटेड नेशंस की इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट शाया होती है, लाइक इन अगस्त 2021 जो रिपोर्ट शाया हुई, उसके मुताबिक इट वाज स्टेटेड दैट क्लाइमेट चेंज इज़ इंटेंसिफाइंग द natural production of water which brings more intense rainfall and associated flooding। ठीक है, उसमें ये बात क्लियरली बताई गई कि इस क्लाइमेट चेंज की वजह से, इस ग्लोबल वार्मिंग के इम्पेक्ट की वजह से बहुत तेज़ी आई है इन दी नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ वाटर। लाइक जैसे प्रेसिपिटेशन के थ्रू ज़्यादा क्लाउड फॉर्मेशन होती है एंड एज अ रिज़ल्ट ज़्यादा रेनफॉल होती है। ऑल राइट, एंड देन अगेन इट मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ फ्लड्स।
और साथ ही इस रिपोर्ट में इस बात को भी हाईलाइट किया गया कि देयर इज़ लैक ऑफ प्रोग्रेस बीइंग मेड टू डिलीवर द टारगेट्स ऑफ द 2015 पेरिस एग्रीमेंट, यानी कि उस पेरिस एग्रीमेंट के मुताबिक हर कंट्री ने जो अपने अपने टारगेट सेट किए हुए हैं उसमें कोई कंसिडरेबल प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रहा. So, the United Nations General Secretary Antonio Guterres, he actually referred to the findings of the report as code red for humanity. ये बात आपने याद रखनी है, आप कहीं कोट भी कर सकते हैं कि what the UN General Secretary said regarding the findings of the IPCC report. He actually referred to as code red for humanity. मज़ीद he said कि alarm bells are deafening and the evidence is irrefutable. So इस तरह की intense statements उन्होंने दी just to emphasize the need for timely climate action. So इस साल 2022 में हमने देखा कि किस तरह climate change ने ख़ुद को manifest किया in Pakistan in the form of heavy rainfall and then followed by the flash floods which displaced millions of people, which rendered millions of people homeless, all right. और नुकसान इतना ज़्यादा था कि हमारी गवर्नमेंट ने तमाम रिसोर्सेज को बरूए कार लाते हुए भी लोगों को बर वक्त निकाल नहीं पाए ऐसे एरियाज़ से जहाँ पे ऑलरेडी फ्लड का बहुत ज़्यादा ख़तरा मौजूद था. इसके अलावा जो लोग फंस चुके थे उनको वो कोई इमदाद फराहम नहीं कर पाए, ना उनको कोई रिलीफ मिल सका, ना ही उन्हें कोई बेसिक नेसेसिटीज़ मिल पाई. सो ये तमाम चीज़ें हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और उनकी क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो भी तैयारियां हैं उनको एक्सपोज़ करती हैं ये तमाम बातें. बावजूद इसके कि बार बार हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इस बात को इंटरनेशनल लेवल पे हाईलाइट करते हैं कि पाकिस्तान इज़ अमंग द 10 मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज़ टू द क्लाइमेट चेंज. लेकिन इस बार जो फ्लडिंग हुई है उसका बड़ा मसला ये है कि वैसे तो जब भी फ्लड्स आते हैं तो वाटरवेज़ के करीब जो भी हमारी बस्तियां और आबादियां होती हैं वो तबाह हो जाती हैं, हमारे लोग होमलेस हो जाते हैं. लेकिन इस बार इवन के सिटीज़ वर अफेक्टेड, इसलिए तबाही काफ़ी बड़े पैमाने पर हमें नज़र आई. इससे ना सिर्फ हमारे जो इस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस हैं वो तबाह हुए, बल्कि हमारी जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा. वो इस तरह कि हमारे जो क्रॉप्स खड़े हुए थे वो ख़राब हो गए और हमारी लैंड काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुई. और मज़ीद लैंड जो है वो इनफर्टाइल होने का ख़तरा अब भी मौजूद है. वो इसलिए क्योंकि अभी तक काफ़ी एरियाज़ में काफ़ी एग्रीकल्चरल लैंड पे पानी खड़ा हुआ है. सो ऑब्वियसली वाटर लॉगिंग की वजह से मोर लैंड विल बी डिस्ट्रॉयड, विच मीन्स मोर लॉस ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड. नाउ यहाँ पर आप इस बात का अंदाज़ा ख़ुद भी लगा सकते हैं कि हमारे एग्रीकल्चर को नुकसान मतलब कि हमारी इकॉनमी को नुकसान, एंड ऑब्वियसली मोर रिस्क ऑफ गोइंग मोर पीपल अंडर द पॉवर्टी लाइन. और ये बात यहाँ पर इसलिए कही जा रही है क्योंकि वी ऑलरेडी नो कि पाकिस्तान इज़ एन एग्रेरियन कंट्री. वो इसलिए क्योंकि हमारी इकॉनमी का एक मेजर चंक बेस करता है ऑन दी एग्रीकल्चर सेक्टर. नाउ हियर यू कैन सी कि इट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 18.5% टू पाकिस्तान्स GDP. And also this sector alone provides livelihood to 64% of the rural population. Other than that, it employs 38 to 39% of the total national labor force, and obviously it is a major contributor to the overall export earnings of Pakistan. सो ये बात आप ख़ुद भी समझ सकते हैं कि किस तरह ये एक वाहिद एग्रीकल्चर सेक्टर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी इकॉनमी और हमारे लोगों के सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पे इम्पेक्ट करेगा. क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हुआ है तो उसकी वजह से देयर इज़ अ फियर ऑफ फूड इनसिक्योरिटी. और साथ ही अगर हम इतना फूड भी जनरेट नहीं कर पाएंगे कि हम अपनी नेशनल डिमांड्स को मीट कर पाएँ तो ऑब्वियसली विल नॉट बी एबल टू एक्सपोर्ट द एग्रीकल्चरल फूड प्रोडक्ट्स एंड कमोडिटीज़
तो जब हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो ये डायरेक्टली इम्पेक्ट करेगा हमारी इकोनॉमी पे। वैसे भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्टर्ब्ड है, हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत कम हैं और हमारे इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर ऑब्वियसली हमारी एग्रीकल्चर आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, तो विल नॉट बी एबल टू एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स और इससे हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो मज़ीद कम हो जाएंगे एंड इट विल डायरेक्टली इम्पेक्ट आवर इकोनॉमी विच इज़ ऑलरेडी स्ट्रगलिंग। उसके बाद हम मज़ीद देखें तो एक और रिपोर्ट के मुताबिक विच इज़ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक report estimated Pakistan's annual losses caused by climate change at $26 billion, which is equal to 9% of the country's GDP. Now you know कि किस तरह हमें इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, IMF की कितनी मिन्नतें करनी पड़ती हैं for just $6 billion, लेकिन here alone एनुअल बेसिस पे हमें क्लाइमेट चेंज की वजह से नुकसान होता है अराउंड $26 बिलियन, विच इज़ मैसिव। मज़ीद हम देखें कि इस फ्लडिंग से हमें क्या नुकसान पहुंचा है, तो दैट इज़ के डायरेक्ट इम्पेक्ट हमें होता हुआ अब नज़र आएगा हमारे टूरिज़्म सेक्टर पे। अब आप ये बात जानते हैं कि ओवर द टाइम पिछले चंद सालों में हमारा टूरिज़्म पे जो टूरिज़्म के इंडेक्स पर जो रैंकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती हुई नज़र आई है। हमारी ना सिर्फ डोमेस्टिक टूरिज़्म बढ़ा है बल्कि जो इंटरनेशनल टूरिज़्म है उसमें भी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ नज़र आया है हमें, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन आवर इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा कि यू नो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंडर हमारी कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स पे काफ़ी काम चल रहा था, तो उससे जो भी डेवलपमेंट आई है उसकी वजह से हमारे टूरिज़्म सेक्टर में इम्प्रेसिव ग्रोथ नज़र आई हमें, बट स्टिल वी हैव नॉट बीन एबल टू एक्सप्लॉइट इट्स फुल पोटेंशियल। लेकिन अगर हम क्लाइमेट चेंज के इवेंट्स को टैकल करने के लिए कोई इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ डिज़ाइन नहीं करते तो जस्ट वी सॉ कि किस तरह हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है एक बड़े पैमाने पर, ठीक है। तो इस तरह मज़ीद तबाही हो सकती है फ्यूचर में, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब होगा तो डायरेक्ट इम्पेक्ट पड़ेगा हमारे टूरिज़्म पे एंड एक बार फिर हम इस सेक्टर में पीछे पड़ जाएंगे। सो दिस इज़ हाई टाइम कि हम इस मेजर एरिया पे ध्यान दें और अच्छी और इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करें और उनकी इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाएं। And obviously there should be consensus at federal level, at provincial level and at local level. इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन हुई है उसको हम मद्देनज़र रखते हुए ये कह सकते हैं कि ये चीज़ भी डायरेक्टली हमारे इकोनॉमी पे इम्पेक्ट करेगी, क्योंकि जब तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा और ख़ास तौर पर क्योंकि पाकिस्तान वल्नरेबल है टू द क्लाइमेट चेंज, तो जब तक हम रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे तब तक विल नॉट बी एबल टू अट्रैक्ट द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो द आइडिया इज़ कि अगर हम अपने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को के प्रोजेक्ट को कामयाब बनाना चाहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर बिजनेसेस इस्टेब्लिश हों और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बने, इंडस्ट्रियल पार्क्स बने और हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले ताकि उनकी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस इम्प्रूव हो, तो उसके लिए पहला स्टेप ये है कि हमें अपना रिजिलियंट और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। विदाउट दैट वी कैन नॉट अट्रैक्ट द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इवन अंडर द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट which we label as the savior of our economy. और मज़ीद हम देखें कि इस फ्लडिंग से हमारे लोगों के सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पे क्या फ़र्क पड़ा है, तो नाउ यू नो कि फ्लडिंग बहुत ज़्यादा हैवी हुई है, उससे हमारे अगेन जो रूरल पॉपुलेशन है स्पेशली वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है, यानी जो लोग हाईली डिपेंड करते हैं ऑन दी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, तो एक तो उन पर डायरेक्ट फ़र्क पड़ा है इस बात का और उनके फाइनेंशियल ट्रबल्स में
एक कंसिडरेबल इंक्रीज़ आया है। मज़ीद हम देखें तो देयर इज़ अ रिस्क ऑफ फूड शॉर्टेज एंड ऑब्वियसली डिजीज़ जो कि फ्लड अफेक्टीज़ हैं वो ऑलरेडी काफ़ी सारे वाटर बॉर्न डिजीज़ में मुब्तला हैं एंड दिस इज़ ओवरवेलमिंग दी हेल्थ फैसिलिटीज़ इन आवर कंट्री। और इस वक्त हुकूमत के पास एज सच कोई इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ मौजूद नहीं हैं और ना ही इतने रिसोर्सेज मौजूद हैं कि वो इस बड़े पैमाने पर लोगों को रिलीफ दे सकें। एज अ रिज़ल्ट हम देख रहे हैं कि द सिचुएशन ऑफ पीपल देयर सिचुएशन इज़ डिप्लोरेबल राइट नाउ। सो देयर इज़ अ नीड कि वी टेक concrete measures to tackle the climate related issues. ओके जब हम पाकिस्तान और क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो हमेशा एक तो ये बात होती है कि टॉप 10 कंट्रीज़ जो कि मोस्ट वल्नरेबल हैं क्लाइमेट चेंज पे, पाकिस्तान इज़ इंक्लूडेड इन दैम। इसके अलावा बावजूद इसके कि पाकिस्तान इज़ द लोवेस्ट कंट्रीब्यूटर इन द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, यानी कि 1% से भी कम कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान का। लेकिन फिर भी Pakistan is playing a very responsible role in tackling climate change and Pakistan is taking a lot of measures। जैसा कि हमने देखा कि 2014 में KPK गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लॉन्च किया ऑफ द बिलियन ट्री सुनामी और मज़ीद हमने देखा कि इन 2020 पाकिस्तान अचीव्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 विच रिलेट्स टू क्लाइमेट एक्शन और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पाकिस्तान ने अचीव किया 10 years बिफोर द डेडलाइन विच इज़ 2030। ठीक है, और इसी वजह से पाकिस्तान की एफ़र्ट्स को सराहने के लिए इन 2021 पाकिस्तान वॉज चोज़न एज द होस्ट कंट्री फॉर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। बट द थिंग इज़ कि हमें अपने एफ़र्ट्स में कंसिस्टेंट रहना होगा, तभी वी कैन अचीव आवर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। इसके अलावा हम मज़ीद अगर ये देखें कि क्लाइमेट चेंज किस तरह पाकिस्तान के लिए एक मेजर चैलेंज फ्यूचर में साबित हो सकता है, तो दैट इज़ कि पाकिस्तान फेसेस पोटेंशियल सिक्योरिटी चैलेंज फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज। हम देखें तो ज़ाहिर है जैसे कि रीसेंट फ्लडिंग में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिला इन 2 प्रोविंसेस, एक सिंध दूसरा बलूचिस्तान, और वहाँ पर जो डिस्ट्रक्शन हुई है उसके नतीजे में मज़ीद हमारे लोग जो हैं पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए हैं। एज अ रिज़ल्ट लोगों की ग्रीवियंसेस मज़ीद बढ़ेंगी, स्पेशली द पीपल ऑफ बलूचिस्तान। ठीक है, और वहाँ पे ऑलरेडी सेशनिस्ट टेंडेंसीज़ मौजूद हैं और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी TTP जैसी और बलूचिस्तान सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स मौजूद हैं जो कि हेल्प लेती हैं इंडिया जैसी हॉस्टाइल नेबरिंग कंट्रीज़ से टू एक्सप्लॉइट द फॉल्ट लाइंस। और किसी भी हॉस्टाइल नेशन के लिए इससे बड़ा मौका और बेहतर तरीका नहीं हो सकता कि वो किसी कंट्री के लोगों की ग्रीवियंसेस को एक्सप्लॉइट करे अपने फ़ायदे के लिए और इंटरनल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करे। ऑलराइट, तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ डायरेक्ट थ्रेट टू द national security of Pakistan. So now you can see how climate change may compound the security concerns of Pakistan. मज़ीद हमने climate change induced माइग्रेशन देखी एज अ रिज़ल्ट ऑफ द रीसेंट फ्लड्स। जैसा कि सिंध में 50% से ज़्यादा जो फ्लड अफेक्टीज़ थे वो माइग्रेट कर गए टू कराची। तो ऑब्वियसली इस तरह आपका जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर मज़ीद बोझ पड़ेगा एंड वी ऑलरेडी नो कि कराची एक ऐसा मेट्रोपॉलिटन सिटी है पाकिस्तान का, सिंध का, जो कि ऑलरेडी ओवरबर्डनड है। लेकिन अगर इसी तरह माइग्रेशंस होती रहीं, लोग माइग्रेट करते रहे फ्रॉम इंटीरियर सिंध टू कराची, तो इट विल एड मोर स्ट्रेन ऑन दी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और मज़ीद अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन होगी। एज अ रिज़ल्ट देयर विल बी मोर डिफॉरेस्टेशन। सो ये ज़रूरी है कि इसको यहीं पे रोक दिया जाए और मैनेज करने की कोशिश की जाए बाय इम्प्लीमेंटिंग इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़। और ख़ास तौर पर हम अगर दुनिया में देखें तो जो भी क्लाइमेट इवेंट्स हो रहे हैं, दोज इवेंट्स हैव एक्चुअली एक्सपोज्ड द क्लाइमेट इनजस्टिसेस। जैसा कि वर्ल्ड बैंक की क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट में ये बात की गई कि क्लाइमेट चेंज इज़ डीपली इंटरट्वाइंड विद
global patterns of inequality. It notes that in the absence of well designed and inclusive policies, climate change mitigation measures can place a higher financial burden on poor households. तो ये बताने का मकसद ये है कि कंट्रीज़ को अब ऐसे स्टेप्स और मेजर्स भी लेने चाहिए कि जो कि उनकी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करें और प्रोटेक्ट करें, ताकि ये जो प्रेवलेंट क्लाइमेट इंजस्टिस है इसको मज़ीद बढ़ने से रोका जा सके, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो इट विल ऐड टू दी सोशियो इकोनॉमिक ट्रबल्स ऑफ द कंट्री। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि पाकिस्तान के पास क्या अवेलेबल ऑप्शंस मौजूद हैं और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, कौन से मेजर्स लेने चाहिए टू अवॉइड दी क्लाइमेट कैलेमिटीज़, तो सबसे पहले नंबर 1 इज़ डेवलपमेंट ऑफ डैम्स। आप जानते हैं ये बात अच्छी तरीके से कि वी डू नॉट हैव इनफ डैम्स टू स्टोर वाटर। बड़े डैम्स तो हमारे पास बहुत कम हैं, लेकिन जो हमारे पास छोटे डैम्स बने हुए हैं वो भी किसी काम के नहीं, वो क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत लो है बिकॉज ऑफ दी करप्शन। और इनकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा ख़राब है कि जब इस तरह के फ्लैश फ्लड्स आते हैं तो वो वाटर स्टोर करने के बजाय वो डैम्स खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो बेसिकली दोज डैम्स आर नॉट सस्टेनेबल, नॉट रेजिलिएंट। और वैसे भी आपको ये बात मालूम होगी कि हर साल मानसून में हमारे पास जो इतना ज़्यादा वाटर जमा होता है तो उसके लिए इंतज़ार किया जाता है कि वो अपना रास्ता ले, अपना रास्ता बनाए, वाटरवेज से गुज़रे, जो आसपास की आबादियां हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करता हुआ अपना रास्ता बनाता हुआ फिर आखिर में जाके अरेबियन सी में गिरे। ठीक है, बट दिस इज़ नॉट द वे। सो बेहतर यही है कि हम अपने पास अच्छे डैम्स बनाएं, ताकि जब भी मानसून सीज़न में हमारे पास इतना ज़्यादा वाटर जमा हो तो साथ ही हमारे पास वो डैम्स भी मौजूद हों जहाँ पे हम उस वाटर को स्टोर कर पाएँ और अपने लोगों को और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी भी डिस्ट्रक्शन से बचा सकें। ऑल्सो वी नो दैट कि पाकिस्तान एक्यूट वाटर स्कार्सिटी फेस कर रहा है। स्पेशली अगर हम डेटा देखते हैं तो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान विल बिकम अ वाटर स्कार्स कंट्री बाय 2025। सो ये वक्त बहुत करीब है, इससे पहले ही हमें ऐसे मेजर्स लेने होंगे और डैम्स बनानी होंगी जहाँ पर हम वाटर स्टोर कर लें अपने पास, ताकि ये जो वाटर स्कार्सिटी का थ्रेट मौजूद है हमारे ऊपर उसको हम अवॉइड कर सकें इन फ्यूचर। पाकिस्तान की वाटर सिक्योरिटी के हवाले से जब भी बात होती है तो हमेशा इस बात को हाईलाइट किया जाता है कि हमारे पास लैक ऑफ वाटर के बजाय जो मेजर वाटर इशू है दैट इज़ दी इशू ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर मैनेजमेंट। सो अगर हम वाटर कंजर्वेशन और वाटर मैनेजमेंट के एरियाज़ में काम कर लेते हैं तो वी कैन ईज़िली अवॉइड दिस थ्रेट ऑफ वाटर इनसिक्योरिटी। ठीक है, तो उसके लिए ज़ाहिर है सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अच्छे और हाई क्वालिटी सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट डैम्स बनाएं। नंबर 2 इज़ के वी नीड टू स्टार्ट एफॉरेस्टेशन एंड रीफॉरेस्टेशन। अब यहाँ पर एफॉरेस्टेशन से मुराद ये है कि हमें अपने फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए मेजर्स लेने चाहिए। लाइक जहाँ पर हमारे पास कभी भी ट्री कवर मौजूद नहीं था वहाँ पे हम ज़्यादा ट्रीज़ लगाएं और साथ ही हमारे वो एरियाज़ जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन की जा चुकी है वहाँ पे ट्रीज़ को, श्रब्स को, हर्ब्स को रीग्रो करें, ताकि जो ग्रीनरी है उसको वापस लाया जाए उन एरियाज़ में जहाँ पे पहले ग्रीनरी मौजूद थी। अब यहाँ पर ये बात जानना ज़रूरी है कि किसी भी कंट्री के एरिया के हिसाब से एक स्टैंडर्ड परसेंटेज होती है जो कि फॉरेस्ट कवर होना चाहिए उसका। आई कांट रिकॉल राइट नाउ कि पाकिस्तान में कितना परसेंटेज ऑफ लैंड शुड बी द फॉरेस्ट कवर, लेकिन आई कैन टेल यू कि जो भी हमारा स्टैंडर्ड परसेंटेज है हम उससे अभी काफ़ी दूर हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि हम इमीडिएट मेजर्स लें टू restore our forest cover and better and be able to better tackle the climate change issues in Pakistan.
रिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन से हमें ये फ़ायदा होगा कि फ्यूचर में जो मतलब ज़्यादा रेनफॉल होता है या कुछ भी या फ्लड वगैरह होता है, तो जहाँ पर आपकी ग्रीनरी होती है वहाँ पे लैंड इजीली उस तमाम वाटर को एब्ज़ॉर्ब कर लेती है, ठीक है। और जब वो लैंड उस पानी को एब्ज़ॉर्ब कर लेती है तो वो पानी मज़ीद नीचे जाके इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर वाटर टेबल, ठीक है। तो इस तरह you have more water available in the as the ground water, ठीक है। तो ये इसका एक मेजर फ़ायदा है ऑफ द रिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन। इसके अलावा हम पाकिस्तान की एरेबल लैंड के बारे में बात करें, यानी कि पाकिस्तान की फर्टाइल लैंड या वो लैंड विच इज़ वेरी मच सूटेबल फॉर कल्टीवेशन, क्रॉप कल्टीवेशन, ठीक है। तो पाकिस्तान हैज़ around 40.20% of the arable land, जबकि बाकी का जो दूसरा एरिया है पाकिस्तान की लैंड का दैट इज़ कवर्ड बाय माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स। अब यहाँ पर अगर हम डेजर्ट्स की बात करते हैं तो पाकिस्तान हैज़ सो मैनी डेजर्ट्स, टू नेम अ फ्यू लाइक पाकिस्तान कंप्राइजेज ऑफ कटपाना डेजर्ट, थल, चोलिस्तान, थर एंड खुजदार डेजर्ट्स, जिसमें से ये कटपाना इज़ द कोल्ड डेजर्ट इन स्कर्दू, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के डेजर्ट्स के साथ इशू ये है कि टू मच ऑफ लैंड इज़ ऑक्यूपाइड बाय दी डेजर्ट्स, और जिस तेज़ी से हमारी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है मज़ीद ये डेजर्टिफिकेशन बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। एंड फॉर दैट वी कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम चाइना। वो इस तरह के जैसे चाइना ने अपनी चाइनीज़ ग्रेट ग्रीन वॉल डेवलप की है, और इस ग्रेट ग्रीन वॉल का मकसद ये है कि मज़ीद लैंड को डेजर्ट बनने से रोका जाए, ठीक है। दिस इज़ वन वेरी मेजर एंड हाईली रिकॉग्नाइज्ड इनिशिएटिव ऑफ द चाइनीज़ गवर्नमेंट। सो पाकिस्तान अब इसको एज अ मॉडल इस्तेमाल करते हुए अपनी लैंड को प्रिजर्व कर सकता है, अपनी ग्रीन बेल्ट को प्रिजर्व कर सकता है। ऑल राइट। इसके अलावा हमें बेहतर टाउन प्लानिंग करनी होगी, यानी कि वी नीड टू हैव प्लान्ड अर्बनाइजेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि तेज़ी से अर्बनाइजेशन बढ़ रही है पाकिस्तान में, और साथ ही बहुत ही अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है, यानी कि जो हमारे वाटर वेज हैं वहाँ पे भी हम कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से जब फ्लड्स आते हैं तो उससे हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो लाइव्स भी लॉस्ट होती हैं। सो इट्स बेटर कि हम प्लान्ड अर्बनाइजेशन पे ख़ास तवज्जो दें और बेटर टाउन प्लानिंग करें, ताकि फ्यूचर में किसी भी बड़े नुकसान से बचा जा सके। एंड लास्टली द थिंग इज़ कि हमें लोगों के बीच अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, जिसके लिए we need to organize and arrange workshops and awareness campaigns, ताकि लोगों को पाकिस्तान की क्लाइमेट चेंज पर जो वल्नरेबिलिटी है उसके बारे में अवेयर किया जा सके एंड क्लाइमेट अडेप्टेबिलिटी सिखाई जा सके, ताकि वो अपने ओन पर जो कुछ कर सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, एटलीस्ट वो तमाम स्टेप्स अपने ओन पे इफ़ेक्टिवली ले पाएँ। सो देयर इज़ अ नीड of creating awareness among the masses regarding climate change and climate adaptability। और साथ ही एक और स्टेप जो गवर्नमेंट लेवल पे लिया जा सकता है कि हमें एज आई टोल्ड यू बिफोर कि हमें एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन के लिए नए इनिशिएटिव स्टार्ट करने चाहिए, और हमारा जो स्टैंडर्ड फॉरेस्ट कवर है उसे अटेन करना चाहिए, ताकि अगर हैवी रेनफॉल भी हम एक्सपीरियंस करते हैं ड्यूरिंग मानसून सीज़न, तो उस दौरान जो हमारी ज़मीन है, जो हमारी वेजिटेशन है, उस पानी को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करे, सो इट बिकम्स पार्ट ऑफ आवर ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो इस तरह हम वाटर इनसिक्योरिटी से भी बच पाएंगे और फ्लड से भी बच पाएंगे। ऑल राइट। अदर थिंग इज़ कि हमें इफ़ेक्टिव क्लाइमेट चेंज और अडेप्टेबिलिटी की पॉलिसीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए, जिनकी इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करना होगा एट नेशनल लेवल, एट प्रोविंशियल लेवल एंड एट लोकल लेवल। सो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स हैं उन तमाम में कंसेंसस हो, क्योंकि विदाउट कंसेंसस वी विल नॉट बी एबल टू अप्रूव
or even implement those climate change related policies. And also one more thing कि Pakistan needs to highlight this issue at all levels, at all international platforms, ताकि पाकिस्तान को जिस लेवल की डेवस्टेशन का सामना करना पड़ा है तो उसको देखते हुए क्लाइमेट कंपनसेशन रिसीव की जा सके, सो दैट व्हेन वी रिसीव दैट क्लाइमेट कंपनसेशन तो हम उसको यहाँ पर इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ करते हुए लोगों का नुकसान पूरा कर सकें और उन्हें फ़ौरी रिलीफ फराहम कर सकें। लेकिन उसके लिए अगेन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी गवर्नमेंट्स जो एक दूसरे के बाद आ रही हैं वो इस क्लाइमेट इशू को सीरियसली लें और गवर्नेंस को इम्प्रूव करने पे ख़ास तवज्जो दें, क्योंकि गवर्नेंस को इम्प्रूव करके, करप्शन को एलिमिनेट करके ही हम अपने ये तमाम ऑब्जेक्टिव्स ईज़िली अचीव कर पाएंगे। व्हाट एल्स पाकिस्तान कैन डू इज़ कि जैसे साउथ एशिया में पाकिस्तान का नेबर है इंडिया, उसके साथ हमारे हॉस्टाइल रिलेशंस हैं, लेकिन अगर फ्यूचर में ये रिलेशंस बेहतर हो पाते हैं तो इन दैट केस हम क्लाइमेट चेंज के एरिया में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, एंड स्पेशली जो वाटर इशू है दोनों कंट्रीज़ के बीच उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम चाइना। हम चाइना की मदद ले सकते हैं इस क्लाइमेट चेंज के एरिया में, बिकॉज सो फार चाइना इज़ लीडिंग द वर्ल्ड इन क्लाइमेट एक्शन। वो इस तरह से कि वैसे तो चाइना का जो परसेंटेज है दी ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस वो बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल दूसरे एरियाज़ में चाइना ऐसे बहुत सारे स्टेप्स ले रहा है कि जिससे वो वक्त से पहले ही जो नेट ज़ीरो का एक टारगेट है उसको अचीव कर पाए। इसके अलावा रही बात फ्लड मैनेजमेंट की, तो उसके हवाले से भी वी कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम चाइना, कि जैसा कि हमें ये हिस्ट्री बताती है कि चाइना का जो सबसे बड़ा रिवर है जिसे कहा जाता है यंगज़ी रिवर, उसके बहुत ज़्यादा हेवी फ्लड्स आए थे इन 1998 विच एक्चुअली अफेक्टेड 1/5 ऑफ चाइनाज़ पॉपुलेशन, किलिंग मोर देन 3,000 एंड मेकिंग 15 मिलियन होमलेस। तो इतने लेवल की इंटेंस डेवस्टेशन हुई थी चाइना में इन 1998 फ्लड्स। लेकिन फिर ऑब्वियसली चाइना ने इस इवेंट को बहुत सीरियसली लिया और इस पे काम करना शुरू किया। एज अ रिज़ल्ट चाइना केम अप विद दी 32 वर्ड policy that listed soil conservation and erosion management as key measures to mitigate flood risk। उसके तहत क्या किया गया कि जो चाइना का सबसे बड़ा डैम है और बल्कि जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम है जिसे कहा जाता है थ्री गॉर्जेस डैम विच इज़ बिल्ट ऑन दी यंगज़ी रिवर ऑफ चाइना, उसको कंस्ट्रक्ट किया गया टू अवॉइड एनी फ्लड्स इन फ्यूचर। ठीक है, सो बेसिकली अब इस डैम को बना दिया गया है, मुकम्मल कर लिया गया है, एंड अब उस डैम ने जो चाइना का सबसे बड़ा रिवर है उसके पानी को रोका हुआ है, एंड नाउ वी डोंट सी एनी हाई लेवल ऑफ फ्लड्स इन चाइना बिकॉज ऑफ द यंगज़ी रिवर। लेकिन साथ ही चाइना ने डैम तो कंस्ट्रक्ट कर लिया, लेकिन साथ ही देयर वाज अ रियलाइजेशन इन दी चाइनीज़ पीपल कि दे ऑल्सो नीड टू टेक नॉन स्ट्रक्चरल इनिशिएटिव्स to prevent any such disasters in the future। So चाइना से सीखने को बहुत कुछ है और इस हवाले से फ्लड मैनेजमेंट के हवाले से हम चाइना से लेसन्स ले सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स वी कैन develop resilient infrastructure and also devise strategies to control floods, जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकते हैं इन फ्यूचर। इसके अलावा फूड शॉर्टेज की बात आ जाती है या एग्रीकल्चरल सेक्टर की डेवस्टेशन या डिस्ट्रक्शन की बात आ जाती है, तो उससे हम कॉन्स्टेंटली फूड शॉर्टेज का रिस्क फेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस रिस्क को अवॉइड करने का बेहतरीन तरीका ये है कि अगेन हम चाइना से सीखें और जो एडवांस्ड एग्रीकल्चरल टेक्निक्स हैं हम अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर में एम्प्लॉय करें, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं इन दी एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड मॉडर्नाइज़ करें अपनी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को, क्योंकि इसी तरह ही हम अपनी इस फूड शॉर्टेज के थ्रेट से, लूमिंग थ्रेट से फ्यूचर में बच पाएंगे।
ठीक है। ना सिर्फ हम अपने एग्रीकल्चर के हवाले से सेल्फ सफिशिएंट रहेंगे, बल्कि इतना प्रोड्यूस कर लेंगे कि हम बाआसानी अच्छा खासा अपना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्सपोर्ट भी कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि चाइना का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड है और उसमें काफ़ी अच्छी टेक्निक्स एम्प्लॉय की जाती हैं, विच इज़ द रीज़न के चाइना इज़ वेरी मच सेल्फ सफिशिएंट इन दिस रिगार्ड। जैसा कि आई टोल्ड यू बिफोर कि पाकिस्तान की जो एरेबल लैंड है, यानी लैंड दैट इज़ सूटेबल फॉर कल्टीवेशन, दैट इज़ अराउंड 40%, ठीक है। जबकि अगर हम इसे चाइना के साथ कंपेयर करें तो चाइना के पास लैंड एरिया तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें से ओनली 12% ऑफ इट्स टेरिटरी इज़ एरेबल, यानी कि वहाँ पे वो लैंड फर्टाइल है एंड सूटेबल है फॉर क्रॉप कल्टीवेशन, ठीक है। सो हमारे कंपैरिजन में उनके पास बहुत कम एरेबल लैंड है। उसके बावजूद चाइना हैज़ द वर्ल्ड्स एम्पलेस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। वो इसलिए क्योंकि चाइना अपनी लैंड को बहुत इंटेंसिवली इस्तेमाल करता है, उसमें इन्वेस्टमेंट करता है और इट इज़ वेरी इट हैज़ एम्प्लॉयड वेरी एडवांस्ड एंड मॉडर्नाइज्ड टेक्नोलॉजीज़, तो जिसकी वजह से उनका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो दिस इज़ अनदर वे to avoid food shortage due to climate change. इस तमाम डिस्कशन से आप ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज, पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज इशू इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स और उसमें हमें लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ की, कंसेंसस बेस्ड पॉलिसीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड ऑफ कोर्स वी नीड टू वर्क ऑन मैनी एरियाज़ ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू। सो फार हम एडहॉक मेजर्स ही लेते रहे हैं जो कि ऑब्वियसली इफ़ेक्टिव नहीं है, ना ही सस्टेनेबल हैं। सो फ्यूचर में हमें मज़ीद नुकसान हो सकता है। सो उस नुकसान से बचने के लिए वी नीड टू शो ट्रू कमिटमेंट and ensure long-term coordination and commitment with the neighboring countries and with the international organizations working towards the climate change and adaptability. And of course, Pakistan's government must admit the mistakes they have made in past और उनसे सीखते हुए we need to move forward collectively to secure the country's future. All right. So this is one very important topic, which is the Pakistan's climate challenge. I hope you find this video helpful. So अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you so much. Take care. Bye bye.